नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं ब्रजेश जैन। आप देख रहे हैं इंडिया हेड की सबसे बड़ी डिबेट सवाल तो बनता है और वक्त हो गया है इंडिया हेड पर जनहित का मुद्दा उठाने का, जिसमें रोज हम एक जनहित का मुद्दा उठाते हैं और बात करते हैं, तमाम विश्लेषण करते हैं। आज सवाल है कि आखिर क्यों देवदूतों का हत्यारा करार दिया जा रहा है, आखिर क्यों सवालों में धरती के भगवान को लाया जा रहा है। यह पूरा घटनाक्रम मध्य प्रदेश के सागर से जुड़ा है। इस पर आज हम हमारे खास एपिसोड में चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई एक्सपर्ट होंगे, डॉक्टर्स होंगे, लीगल एक्सपर्ट होंगे और बीजेपी के प्रवक्ता भी मौजूद रहेंगे। लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिर जिस पूरे घटनाक्रम को लेकर सवालों में देवदूतों को रखा गया है, डॉक्टरों की निष्ठा पर सवाल है, वो पूरा घटनाक्रम आखिर है क्या। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। बंद सोनोग्राफी सेंटर की तस्वीरें एमपी के सागर से हैं, जहां 9 महीने पहले नवजात बच्ची की मृत्यु के मामले में 3 डॉक्टर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ था, जिसको लेकर अब मामले ने फिर तूल पकड़ा है और अब मध्य प्रदेश के सागर में पुलिस की एक तरफा कार्रवाई और डॉक्टरों के खिलाफ बेबुनियादी एफआईआर दर्ज करने के खिलाफ डॉक्टर गुस्से में है। गुरुवार से ही सागर के तमाम सोनोग्राफी सेंटर और जांच सेंटर बंद कर दिए गए, जहां डॉक्टर्स और सोनोग्राफी सेंटर संचालक हड़ताल कर पुलिस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। दरअसल 9 महीने पहले हुई नवजात की मौत के मामले में मोती नगर पुलिस ने 3 डॉक्टर पर गैर इरादतन हत्या की धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। पूरे मामले की बात करें तो महिला की सोनोग्राफी जांच और इलाज में लापरवाही के आरोप पर यह मामला दर्ज हुआ था। इलाज के दौरान हुए टेस्ट में ये बात सामने आती है कि उसका हार्ट पूर्ण रूप से विकसित नहीं था, उसके हृदय में 3 चैम्बर और जो भी 9 तारीख को उसकी डेथ था। डेथ के बाद पोस्टमार्टम जो होता है, पोस्टमार्टम में भी ये बात क्लियर हो जाती थी कि उसका हार्ट पूर्ण रूप से नहीं था। 3 चैम्बर टेस्ट फोटोग्राफी तो अपोनिया की हॉस्पिटल में चार डायग्नोस्टिक सेंटर वहाँ पर कराए गए। डॉक्टर रीता जैन के द्वारा वो सारे टेस्ट वगैरह परफॉर्म किए गए और उन टेस्टों में जो बात सामने आई कि 6वें महीने पर उन्होंने स्पेसिफिक मेंशन किया है कि 4 चैम्बर हार्ट व्यू अपीयर नॉर्मल। फिर बाद में 9वें महीने पर भी ये बात उन्होंने मेंशन की, 4 चैम्बर व्यू अपीयर नॉर्मल। एक बार अगर वो ऐसा मेंशन कर गए तो अपनी गलती को छुपाने के लिए 9वें महीने में भी वो बात उसमें मेंशन करना है। तो साथ ही साथ एक कलर ड्रॉपलेट टेस्ट हुआ, उसको भी उन्होंने नॉर्मल भी शो किया। अगर बच्ची के हृदय में 3 चैम्बर थे तो ब्लड फ्लो नॉर्मल कैसे था? तो सुना आपने बच्ची को खो चुके एक पिता की बात, जिसमें दर्द होना लाजमी है, पर सवाल यह भी है कि धरती के भगवान कहे जाने वाली डॉक्टर्स का पक्ष सुनना और समझना जरूरी है, क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं वो सिर्फ आरोप तक सीमित है, जिनके कोई सबूत फिलहाल नजर नहीं आते। लेकिन इसके बावजूद 9 महीने बाद पुलिस ने भागीरथ नर्सिंग होम की डॉक्टर साधना मिश्रा और ऋचा डायग्नोस्टिक सेंटर की डॉक्टर रीता जैन, डॉक्टर राकेश जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अब सागर के सभी सोनोग्राफी सेंटर और डॉक्टर एकजुट होकर पुलिस की एक तरफा कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। तो जो भाई चैम्बर किससे बनेंगे? सेप्टम से बनेंगे। तो जो कुछ हमें सेप्टम जैसा दिखा वो सेप्टम होगा नहीं, लेकिन हमें लगा कि बीच में सेप्टम है, इसलिए हमने जो उन्होंने किया होगा वो तो बच्चा बाहर आ गया इसके बाद किया। बच्चे की पेट में तो सोनोग्राफी वहाँ हुई नहीं है, तो बाहर आके हम जितना क्लियरली देख पाते हैं उतना पेट के अंदर तो नहीं देख सकते ना। फिर सेप्टम जैसा दिखा इसलिए हमने लिखा। अगर हमें नहीं दिखेगा तो हम क्यों लिखेंगे? हम वही लिखते हैं जो हम देखते हैं। तो सुना आपने एक बच्ची को खो चुके पिता का दर्द, कुछ और है। एक जिम्मेदार डॉक्टर के अपने तर्क हैं
क्योंकि इन्हें धरती का भगवान कहा जाता है। हालांकि बात यह साफ है कि बच्ची की हालत बेहद नाजुक थी। अब सागर के डॉक्टर्स सरकार से एफआईआर निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी मामला संज्ञान में लिया है और जल्द IMA बड़ा फैसला ले सकती है। इंडिया अहेड के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा आपने कैसे धरती के भगवान जो हैं उनको शैतान बताया जा रहा है और आखिर कैसे इलाज में लापरवाही की इतनी गंभीर सजा दी जा रही है कि गैर इरादतन हत्या का मुकदमा जो है 3 डॉक्टर्स पर दर्ज किया गया है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है और आखिर क्या आधार पुलिस के पास है कि डॉक्टर्स को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। इलाज के दौरान मौत का मामला, और जिस तरह आप सुन रहे थे कि अभिमन्यु शर्मा जो बच्ची के पिता हैं वो खुद इस बात को कबूल कर रहे हैं कि जब 6ठे महीने में सोनोग्राफी हुई थी तो बच्ची के बॉल्स जो थे वो ठीक नहीं थे, हार्ट में छेद होने की यहाँ पर बात सामने आई थी और जन्म के वक्त ही बच्ची काफ़ी गंभीर स्थिति में थी। ये बातें खुद अभिमन्यु शर्मा जो बच्ची के पिता हैं उन्होंने कही है। लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने 9 महीने पुरानी घटना में आखिर ऐसी क्या जांच की जिसके आधार पर 3 डॉक्टरों पर गैर इरादतन हत्या की धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है। और इसीलिए इंडिया हेड पूछ रहा है कि आखिर धरती के भगवान की निष्ठा पर सवाल क्यों? आखिर देवदूतों को हत्यारा बताना कितना जायज? तो देखिए सवाल तो बनता है, मैं आज हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर देवदूत हत्यारे कैसे हो गए मध्य प्रदेश में और आखिर डॉक्टरों की निष्ठा पर सवाल क्यों लगाए जा रहे हैं और पुलिस की जांच के आधार क्या है जिनके आधार पर इतनी गंभीर धाराओं में डॉक्टर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तमाम राजनीतिक मेहमान हैं, हमारे साथ एक्सपर्ट भी है। अनिल मूलचंदानी जी बीजेपी प्रवक्ता हैं जिनसे हम सवाल करेंगे। डॉक्टर अवनीश प्रोफेसर एडवोकेट अवनीश सक्सेना जी हैं जो लीगल एक्सपर्ट हैं और लॉयर हैं। प्रोफेसर डॉक्टर सर्वेश जैन है जो अध्यक्ष हैं सागर के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। आप तीनों का इंडिया हेड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले सवाल लेना चाहूँगा प्रोफेसर सर्वेश जैन से। जैन साहब, ये जो पूरा घटनाक्रम है, पूरा मामला है, परिजन कह रहे हैं कि हाँ पहले से पता था कि बच्ची की हालत गंभीर है, उसके दिल में छेद हैं और जब जन्म हुआ तब भी हालत कमज़ोर थी, पहले ही बता दिया गया था। तो फिर आखिर 9 महीने पुराने मामले में किस आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है जिसका विरोध कर रहे हैं आप? और तमाम जो सोनोग्राफी सेंटर हैं, जांच सेंटर हैं, वो बंद रखे गए हैं और डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं, तो इसकी वजह आखिर क्या है? बेसिकली मैं पूरा मामला एक दफे आपको बहुत ब्रीफली बता देता हूँ। 16 हफ्ते की प्रेगनेंसी थी तब मरीज दिव्या शर्मा सोनोग्राफी कराने पहुंची और उस टाइम पे 16 हफ्ते में उस टाइम पे जो अंग बन रहे होते हैं वो बिल्कुल शुरुआत है और जो भ्रूण का बनने का काम है, जैसे मिट्टी के लोंडे से वो सर्कल पे एक घड़ा जन्म लेता है धीरे धीरे, वैसे ही होता है कि एक स्ट्रक्चर इवॉल्व होकर डिफरेंशिएट होकर बड़ा होता जाता है। तो 16 हफ्ते पे कुछ भी समझ में नहीं आता, जो समझ में आता है एक्चुअल में वो 22 हफ्ते पे टारगेट स्कैन पे समझ में आता है। टारगेट स्कैन मरीज यदि इच्छा जाहिर करे तो ही किया जाता है, थोड़ी सी महंगी जांच होती है। और ये बच्चे के हृदय में कितने चैम्बर हैं ये एक्यूरेसी से टारगेट स्कैन पे बताया जा सकता है या फीटल इकोकार्डियोग्राफी पे। तो मरीज ने कभी उन दोनों इन्वेस्टिगेशन की फरमाइश ही नहीं करी। मरीज एक सामान्य जो प्रसव पूर्व की सोनोग्राफी की जांच रहती है वो कराने आया था और 16 हफ्ते पे बच्चे का जो स्कैन हुआ था उसमें सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था और रहा 28 हफ्ते पर होने वाले दूसरे स्कैन में उसमें 4 चैम्बर होना बताया गया है। तो मैं आपको ये बता दूं कि पेट और उसके अंदर फैट और फैट के अंदर यूट्रस और यूट्रस के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड और उसके अंदर बच्चे की छाती और उसके अंदर जो धड़कता हुआ हृदय कॉन्स्टेंटली, बच्चा भी घूमता रहता है, कई दफे माँ भी अनकंफर्टेबल रहती है सोनोग्राफी करवाते समय। तो इतने सारे मूवमेंट के साथ एकदम एक्यूरेटली देखना और हर बार देखना ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। दिस इज जस्ट टेक्निकल एरर, इसमें गलती किसी की भी नहीं है। लेकिन ये मेरा समझ का परे है कि जब मरीज ने टारगेट स्कैन की रिक्वेस्ट नहीं करी, सिंपल जांच करी गई थी सोनोग्राफी की जिसमें ये देखा जाता है कि बच्चा के हृदय की गतिविधि चल रही है कि नहीं और ग्रोथ नॉर्मल हो रही है कि नहीं, तो वो बिल्कुल सही पैरामीटर बताए हमारे डॉक्टर ने। इसके बाद भी पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का कैसे अपराध कायम कर लिया ये समझ के परे है। जी
प्रोफेसर अवनीश सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं। सर, इस मामले में जैसा बताया जा रहा है, पूरा मामला आपने भी समझा होगा कि इस मामले में 9 महीने बाद एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस कह रही है कि हमने काफ़ी जांच की, पुख्ता सबूत हमारे पास हैं, और जो बच्ची के पिता हैं अभिमन्यु शर्मा, उनका कहना है कि पूरी बातें हमें पहले से बता दी गई थी, हम इस बात से अनजान नहीं थे कि बच्ची की हालत ख़राब है, जन्म के वक्त भी हालत बिगड़ी थी, तो ये तमाम चीज़ें क्लियर थी। फिर आखिर ऐसी एफआईआर दर्ज किया जाना कहाँ तक जायज़ मानते हैं आप कानून में? और सर देखिए, कानून की जहाँ तक बात है, तो पुलिस के सामने मामला आया है तो उसको तो एफआईआर करनी है जी। अब रही बात, पुलिस का काम होता है इन्वेस्टिगेशन करना जी। अब जो बात अभी जो सर्वे जी से मैं सुन रहा हूँ या मेरे ज्ञान में जो आया है, उसमें कहीं पर भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कब रिपोर्ट हुआ कि अभिमन्यु शर्मा को ये पता था कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। ऐसी कोई रिपोर्ट है क्या? ऐसा कौन सा एविडेंस है जो ये प्रूव करता है कि पहले से ही उसको ऐसी प्रॉब्लम थी? सर्वेश जी के बताए अनुसार तो ये है कि जब 16 हफ्ते में उनकी सोनोग्राफी हुई तब एवरीथिंग वाज नॉर्मल। सर, ये रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं, ये रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं, और अभिमन्यु शर्मा जो बच्ची के पिता हैं, उनका भी कहना है कि जब 16 हफ्ते में जांच हुई थी तब कुछ क्लियर नहीं था, लेकिन जो 6ठे महीने में जांच की गई 24 हफ्ते के बाद, उसमें ये चीज़ें आई थी कि कहीं ना कहीं बच्ची नॉर्मल नहीं है, उसका हार्ट नॉर्मल नहीं है। तो उसको से क्या प्रिकॉशंस लिए गए? सर, डॉक्टर्स ने जो इलाज दिया उसको, जो जी, अभिमन्यु शर्मा जी ने क्या एक्शन लिया? क्या उसके ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने आगे किसी डॉक्टर को अप्रोच किया, किसी को कंसल्ट किया? सिर्फ इस बेसिस पर कि वो डायग्नोज सही नहीं हुआ, आप डॉक्टर्स को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? जी। तो देखिए, मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली बोला है कि दे आर मस्ट बी कंक्रीट एविडेंस टू प्रूव द नेग्लिजेंस। बिल्कुल सर, ये जैकब मैथ वर्सेस पंजाब सरकार का एक मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि अगर पुख्ता एविडेंस मिलते हैं तो ही जांच में अगर पुख्ता एविडेंस मिलते हैं और डॉक्टर्स की गंभीर लापरवाही, चूक जो है, जानबूझकर की गई चूक, वो सामने आती है तो ही गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होगा। लेकिन जैसे सर्वेश जी बता रहे हैं, ऐसी कोई बात सामने अब तक नहीं आई। जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेटेस्ट जजमेंट भी आया है इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला। तो सर, वो कौन से आधार होते हैं जिन पर लापरवाही का मामला दर्ज किया जाता है, और वो कौन से आधार होते हैं, आपसे ये लीगल एक्सपर्ट के तौर पर समझना चाहेंगे कि क्या इतना गंभीर मामला ये बनता था? चूक कहीं दिखाई आपको दे रही है पूरे मामले में कि जो एफआईआर की गई है वो पुख्ता तौर पर सही साबित हो? सर देखिए, जब तक एविडेंसेस पूरे सामने नहीं आएंगे कुछ भी कह पाना मुश्किल है। जी, इसके लिए हम सागर के एसपी को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे फोन लाइन पर, सर उनसे भी बात करेंगे। जी, पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन करना है। अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कुछ फैक्ट्स आए हैं या एविडेंसेस आए हैं तो वो सामने आना पड़ेंगे। जब तक उनको अपन प्रयूज नहीं करेंगे तब तक कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन प्राइमा फेसी जो दिख रहा है वो तो मुझे नहीं दिख रहा है कि इतना संगीन अपराध इसको बनाया जाए। जी बिल्कुल। अनिल मूलचंदानी जी भी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता स्टूडियो से मौजूद हैं। अनिल जी, आपसे सवाल, पूरा घटनाक्रम आपने देखा, समझा, सुना। अब मध्य प्रदेश में आपकी ही सरकार है, तो आखिर डॉक्टर्स पर हमले हो जाते हैं। आपने देखा कोलकाता में इतनी गंभीर घटना हुई, इंदौर में डॉक्टर के साथ मारपीट हो गई, एक मामूली से इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर जो है डॉक्टर्स की मारपीट कर दी जाती है, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, बुरी तरह पीटा जाता है। पिछले हफ्ते ही वीडियो सामने आया था। तो हर बार आखिर डॉक्टर ही निशाने पर क्यों, वो भी बीजेपी की सरकार में? देखिए, ये बात बीजेपी और कांग्रेस की सरकार की नहीं है। जो लोग इस प्रकार का कृत्य करते हैं वो अपराधी स्वयं बनते चले जाते हैं। कोई सरकार किसी भी डॉक्टर के खिलाफ नहीं होती, और डॉक्टरों का अपमान करना मैं निंदनीय मानता हूं। कोई डॉक्टर कभी प्रयास नहीं करता कि उसके हाथ से कोई केस बिगड़े। हर डॉक्टर का एक प्रयास होता है कि जो मरीज मेरे पास आया है वो स्वस्थ होकर अपने घर जाए। इसी दृष्टिकोण से हर डॉक्टर, अभी जिस घटनाक्रम पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो सोनोग्राफी की 16 माह की जो पहली की रिपोर्ट है, हर माँ बाप को जब डॉक्टर का ट्रीटमेंट चालू होता है तो डॉक्टर 2-4 महीने 2-4 हफ्ते बाद सोनोग्राफी के लिए कहता है। बिल्कुल जैसा कि बच्ची के पिता का कहना है, और मैं जो अभी तक समझ पाया हूं, ये केस कोर्ट में भी नहीं टिकेगा। परंतु कई बार जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, जो लोग प्रशासनिक अधिकारी या पुलिस अधिकारी है या जो एफआईआर दर्ज करते हैं, वो दर्ज करने के बाद उनको कोर्ट में भी लड़ना पड़ता है। परंतु तब तक कई बार अभियुक्त के साथ अन्याय हो जाता है, डॉक्टरों के साथ अन्याय हो सकता है। 6 महीने, साल भर, 2 साल के बाद अगर वो केस खारिज हो जाए,
परंतु वो डॉक्टर और डॉक्टर की छवि खराब हो जाती है। मैं बिल्कुल सर, लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि जब कोर्ट में ये केस टिकेगा नहीं, डॉक्टर की छवि खराब होगी, उस ड्यूरेशन में डॉक्टर काफ़ी परेशान होंगे, प्रताड़ित होंगे, मानसिक तौर पर परेशान रहेंगे और काफ़ी कुछ उनको झेलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अब फिर एफआईआर क्यों? और बीजेपी की सरकार में सर सवाल तो आपसे ही पूछेंगे ना, क्योंकि सर देखिए, आपने खुद कहा कि गंभीर मामला नहीं बनता है, लेकिन आपने ये भी कहा कि भाई कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए ये एफआईआर दर्ज की हो गई। तो कानून व्यवस्था ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी थी कि ये एफआईआर दर्ज की गई सिर्फ कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए? क्या वहां पर कोई दंगे की स्थिति थी या अप्रिय स्थिति मौजूद हो रही थी 9 महीने के बाद? ब्रजेश जी, जब तक हम वहां के एसपी का वक्तव्य नहीं सुनेंगे, उनके बयान नहीं सुनेंगे, उनके कथन नहीं सुनेंगे, तब तक ये समझ में नहीं आएगा। जैसा कि आपने भी कहा कि उन्होंने कहा कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, परंतु वो सबूत कहाँ हैं, क्या है? उन सबूतों के आधार पर तय होगा कि केस टिकता है कि नहीं टिकता है। परंतु डॉक्टरों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार अशिक्षा के कारण, पढ़ा लिखा व्यक्ति इस प्रकार के कृत्य नहीं करता। और जहां तक मैं बच्ची के पिता को भी देख रहा था, अभिमन्यु जी को, बड़े सादगी पसंद व्यक्ति नजर आए और उनने भी इस प्रकार का कोई वहां पे डॉक्टरों के साथ बदतमीजी या तोड़फोड़ जैसा कोई कृत्य नहीं हुआ होगा। हाँ, अगर उस समय हर माता पिता अपना बच्चा खोते हैं, उन्हें दुख होता है, कोई शिकायत हुई, हमारी संवेदनाएं भी है, बाद ये कार्रवाई हुई है, शिकायत के बाद कार्रवाई होगी। और कई बार शिकायतकर्ता जो है कुछ समय के बाद उसे रियलाइज हो जाता है कि हाँ यार, मैंने जो शिकायत की उस शिकायत में इतना दम नहीं है, मेरा बच्चा जो पहले से भी था, तो कई बार वो शिकायतें भी वापस होती है। परंतु जब तक पुलिस का कथन हम नहीं सुनेंगे, क्यों एफआईआर, क्या सबूत उन्होंने पेश किए, तब तक कुछ भी कह पाना ठीक नहीं है। परंतु जो कि आपने कहा, हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रत्येक मानव की सुरक्षा की सरकार है, डॉक्टरों को सुरक्षा देना हमारा कर्तव्य है, हम उनके लिए भी कहेंगे। परंतु इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नहीं, जहां पर भी डॉक्टरों के साथ गलत हो रहा है, मरीजों के साथ गलत हो रहा है, उनको न्याय मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार न डॉक्टरों के साथ गलत होने देगी, न उस परिवार के साथ गलत। चलिए, आप आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसी कई घटनाएं सर लगातार सामने आ रही। खैर, आपसे चर्चा जारी रखेंगे। सर्वेश जैन जुड़े हुए हमारे साथ, अध्यक्ष सागर के हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से। सर्वेश जैन साहब, ये पूरा जो घटनाक्रम है, अब इसका विरोध जो है वो लगातार तेज होता जा रहा है। 2-3 दिनों से लगभग जो है सागर में तीखा विरोध चल रहा है। कहां तक ले जाएंगे आप इस लड़ाई को और कैसे लड़ेंगे इस लड़ाई को? देखिए, हमारा ये एक घटना, एक प्रतीक है। इस लड़ाई को हम अंजाम तक इसलिए लेकर जाएंगे कि अभी जो ये बाबा रामदेव और आमिर खान जैसे लोगों ने कि जो एलोपैथी से खुद का इलाज करवाते हैं, आमिर खान साहब के सिर पे बाल 3 दफे उनका हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है, सिर पर उनके बाल नहीं बचे हैं, वो एलोपैथिक टेक्निक है। आमिर खान साहब जो माशाल्लाह से जवान बने हुए हैं 60 साल की उम्र में, वो बोटॉक्स इंजेक्शन लेते हैं। या हम बात करें बाबा रामदेव की, जिनके आचार्य वाले किसी को अटैक आया था, तो ऋषिकेश एम्स में जाके इनका हार्ट अटैक का इलाज हुआ था और उसका बाकायदा वीडियो है जी। सर, शॉर्ट में अपनी बात रखेंगे। एलोपैथी और निजी अस्पताल और डॉक्टर के खिलाफ लोगों के मन में शक भरते हैं कि ये लूटते हैं। देखिए, मैं डॉक्टर होने के तौर पर ये तो नहीं कहूंगा कि पूरे डॉक्टर जन्नत के फरिश्ते रहते हैं। हर प्रोफेशन में कुछ बेईमान लोग हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में मेरी समझ से मरीज के साथ नाइंसाफी नहीं होती है। लेकिन इन लोगों ने इतना दुष्प्रचार कर दिया है, इस वजह से बहुत सारे मामले जो हमारे पास हैं वो रोजाना आ रहे हैं। ये मामला हमने लिया है। हम उन पुलिस वालों के सस्पेंशन के पहले आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे जिन्होंने जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब सरकार वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट की दी हुई गाइडलाइंस का पालन नहीं किया। क्योंकि हर बार यही होता है कि न्यायालय में ये ऊटपटांग कच्चा पक्का मामला बना के ले जाते हैं, न्यायाधीश डांट फटकार के पुलिस वाले को भगा देता है। लेकिन हिंदुस्तान में याद रखिए कि न्यायिक प्रक्रिया ही अपने आप में सजा से ज्यादा दुर्दांत होती है। आपको 6 महीने कोर्ट कचहरी, वकील, थाना, बयान, अदालत करना पड़ेगा। मैं कहूंगा आपको वो 6 महीने की जेल के मुकाबले ज्यादा कठिन पड़ेगा। तो वो मेंटल टॉर्चर और एगोनी, इसलिए इस मामले में हम अंजाम तक ले जाकर के छोड़ेंगे। ये मामला नजीर बने कि हर बार आप लापरवाही से किसी भी मामले में गैर इरादतन हत्या और हत्या का मामला दर्ज कर ले। हमारा डॉक्टर 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद परेशान होता रहे और फिर इसके बाद छूट जाता है। यकीन मानिए ब्रजेश जी, कन्विक्शन रेट इन मामलात में 1% से भी कम है। जो यदि आपको कन्विक्शन मिलता है तो वो उपभोक्ता फोरम का कंपनसेशन दिखाई देता है। ज्यादातर अपराधी छूट जाते हैं। सही कह रहे हैं आप। नहीं, क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं होता है। अदालतें ये मान के चलती है कि डॉक्टर अपराधी नहीं है,
उस पर ये अपराधी की धाराएं पुलिस लगा देती है, जो न्यायालय में जाकर हमेशा कट जाती है। और डॉक्टर यदि कभी गलती पर भी पाया जाता है तो उपभोक्ता फोरम से 25-50 हजार, 2 लाख, 5 लाख, 10 हजार का वो होता है। उसमें उपभोक्ता फोरम ये कहता है कि आपकी सेवा, लेकिन ये आपराधिक कृत्य नहीं था। जी ठीक है। अनिल मूलचंदानी जी, सर स्टेट की बात मत कीजिएगा कि कोलकाता में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ और राजस्थान में क्या हुआ। सर डॉक्टर हर बार क्यों निशाने पर? कोलकाता की घटना हो या इंदौर की घटना हो, भोपाल की घटना हो या रायपुर की घटना हो, तमाम घटनाओं में अपराधियों के निशाने पर भी डॉक्टर आते हैं। और जब कोरोना काल जैसी गंभीर बीमारी होती है तब भी डॉक्टर अपनी जान जोखिम में डालकर इलाज करते हैं। परिजनों के गुस्से का शिकार भी डॉक्टर होते हैं और आखिरकार ऐसी एफआईआर भी डॉक्टर झेलते हैं। तो ऐसा डॉक्टर के साथ आखिर क्यों सर? क्या ये मानवीयता है और क्या डॉक्टर फिर अपना काम सत्यनिष्ठा से, ईमानदारी से कर पाएंगे ऐसे माहौल में? नहीं, निश्चित रूप से मुझे डॉक्टरों के प्रति बड़ा सम्मान है और मैं भी उन्हें देवदूत मानता हूं। भगवान के बाद दूसरा दर्जा जो है डॉक्टरों को दिया जाता है। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जो डॉक्टरों के साथ बदतमीजी या जिस प्रकार के लोग कृत्य करते हैं, ये अशिक्षा के कारण होता है। और जैसा कि सर्वेश जी कह रहे थे कि 1-2% होते हैं, और इस प्रकार के लोग 1-2% ही होते हैं जो इस प्रकार का तोड़ फोड़ या डॉक्टरों के साथ बदतमीजी करने का काम करते हैं। परंतु यह जो प्रकरण दर्ज हुआ है, डॉक्टरों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है, इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत पड़ गई थी कि उन्हें एफआईआर दर्ज करना पड़ा? और जांच में क्या सबूत पाए गए हैं? जबकि उनका पिता कह रहे हैं, पिता का कथन है, मुख्यतः बच्चे के साथ अगर कुछ हुआ है तो उसके पिता का कथन महत्वपूर्ण वो तो ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश में आप कैसे माहौल देंगे? डॉक्टरों को सेफ फील कर सके, डॉक्टर सुरक्षित रह सके, अपना काम ईमानदारी से कर सके, तो सरकार तो आपकी है ना सर, तो इसके लिए क्या करेंगे? मैं तो डॉक्टरों को यह कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है। सरकार आपके साथ, आपकी सेवाओं के साथ खड़ी है, आपके साथ खड़ी है, और आपके साथ कुछ भी गलत हो ऐसा मोहन यादव सरकार नहीं होने देगी। और प्रत्येक उस परिवार को भी मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार का कोई भी डॉक्टरों के साथ बदतमीजी ना करे, क्योंकि हर डॉक्टर आपके साथ खड़ा है। उसका प्रथम उद्देश्य मैंने पूर्व में भी कहा, हर डॉक्टर यही चाहता है कि मेरा मरीज स्वस्थ हो जाए और मेरे द्वारा किसी के साथ 1-8% किसी डॉक्टर झोला छाप के पास भी, आप हमारे जैसे लोग जाते हैं झोला छाप डॉक्टरों के पास, वो धोखा खाते हैं, परंतु एक पढ़ा लिखा डॉक्टर कभी ऐसा कोई प्रयास नहीं करता। और मध्य प्रदेश में आपको बताऊं कि अन्य राज्यों की अपेक्षा आज भी बहुत सुरक्षित है। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है जैसा कि आपने पूर्व की कुछ घटनाओं की, मैं उसकी निंदा करता हूं। और शासन डॉक्टरों के साथ, प्रत्येक नागरिक के साथ भी खड़ा है, और ये न्याय की सरकार है, मोहन यादव की सरकार। ठीक, एडवोकेट अवनीश सक्सेना जी भी जो लगातार जुड़े हुए हैं। सर अब क्या प्रक्रिया होगी आगे, और क्या डॉक्टरों के पास आधार रह जाता है कि वो खुद को ये साबित कर सकें कि वो निर्दोष हैं, उनकी तरफ से लापरवाही नहीं हुई है? क्या क्या आधार हो सकते हैं सर? सर इसमें आधार ऐसा है कि पहले तो जो एफआईआर उन्होंने की है जी पुलिस ने, उस एफआईआर में जो भी एविडेंसेस हैं उसके डॉक्यूमेंट्स इनको निकालना होंगे वहां से कि क्या आधार को मान करके एफआईआर किया गया। अगर एविडेंसेस डेफिनेटली ये प्रूफ नहीं करते हैं तो सर इसमें हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए एप्लीकेशन मूव की जा सकती है। ठीक, कि इसको क्वेश्चन कराने के लिए एफआईआर को जी, ये एक इनके पास एक सबसे बड़ा एक रेमेडी अवेलेबल रहेगी इसके लिए जी। कि ये अब बाकी चीजें ऐसी हैं कि एविडेंसेस आएंगे, फिर वो चार्जशीट फाइल होगी, वो बिल्कुल जो सर्वेश जी कह रहे थे, ये 6 महीने साल भर का प्रोसेस है। लेकिन उस पूरी प्रोसेस में डॉक्टर का एक पूरा जो उसका जो फेम है, जो उसका नाम है, जो उसकी क्रेडिबिलिटी है, वो पूरी खराब हो जाती है जी। अल्टीमेटली साल भर बाद जब ये स्टैंड नहीं करेगा, वो एक्विटल हो जाएंगे, तो फिर वो डॉक्टर्स का क्या जी? उनको तो सवाल यही है सर, नहीं मिलेगा ना सर। बिल्कुल सर, हमारा इस चर्चा को करने का उद्देश्य भी यही है सर, सामने है कि हर पक्ष को न्याय मिले, और खासतौर से डॉक्टर्स जो हैं, जो जिन्हें देवदूत कहा जाता है, धरती के भगवान कहा जाता है, जो इतनी विपरीत हालतों में गांव के रूरल इलाकों में जाकर अपनी सेवाएं देते हैं, हिचकते नहीं हैं, 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहते हैं, ऐसे डॉक्टरों को आखिर इस तरह से निशाने पर लेना कितना जायज है? प्रोफेसर डॉक्टर सर्वेश जैन, आप अब आगे क्या सर करने वाले हैं? आगे क्या प्रतिक्रिया आपकी रहेगी, प्रक्रिया रहेगी, और कहां तक ये लड़ाई ले जाएंगे? जैसा आपने बताया कि हड़ताल लगातार जारी रहेगी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से भी आपने शिकायत की है, वहां से क्या प्रतिक्रिया आई है, और सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? इस तरह अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहूंगा संक्षेप में। जी
देखिए, मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से चर्चा हुई। उनका ये कहना है कि वो शीघ्र ही सागर का दौरा करके इस मामले में प्रशासन से मिलेंगे और अपना संतोष जाहिर करेंगे। माना कि वो किसी प्रशासनिक पद पे नहीं है या किसी IAS का या IPS का उनको ओहदा नहीं मिला हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान का उनका सदारत करना, उनका अध्यक्ष होना एक बहुत बड़ी बात है। 6 लाख की संख्या कम नहीं होती है, पहली बात। और दूसरी बात, अभी हमने फिलहाल के लिए, क्योंकि अगले 2-3 दिन में छुट्टी है, तो हमें ये लग रहा था कि यदि हम अभी हड़ताल कर देंगे लगातार में तो अव्यवस्था कुछ ज्यादा फैल जाएगी। इसलिए चीन के लिए भी हमने सोनोग्राफी की अपनी जो हड़ताल थी वो स्थगित कर ली है। लेकिन हमने प्रशासन को मंगलवार शाम को 5 बजे तक का समय दिया है। मंगलवार शाम को 5 बजे तक हमारे डॉक्टरों के ऊपर की जो FIR रद्द नहीं की गई, सारी लीगल प्रक्रिया रिवर्स नहीं करी गई, तो बुधवार सुबह 8 बजे से गुरुवार सुबह 8 बजे तक सागर जिले में समस्त निजी अस्पताल, क्लिनिक, लेबोरेटरी, जांच केंद्र, पैथोलॉजी केंद्र बंद रहेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से संबंधित सदस्यों के सारे चिकित्सा प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। उनमें ना कोई इमरजेंसी वाला मरीज देखा जाएगा और ना कोई इलेक्टिव। इसको मैं फिर से कहना चाहता हूँ, इसको डॉक्टरों की निर्दयता मत कहिए, इसको आप डॉक्टरों के सर्वाइवल की लड़ाई करिए। नहीं तो हम मरीज का इलाज करेंगे कैसे? यदि हमने बुखार में किसी को मलेरिया की गोली दे दी और 2 दिन बाद वो टाइफाइड निकलता है तो पुलिस तो हमारी गर्दन काट देगी। तो ऐसे तलवार की धार पर डॉक्टरी नहीं हो सकती। आपको थोड़ा सा मार्जिन ऑफ एरर देना पड़ेगा, ह्यूमन एरर, टेक्निकल लिमिटेशन कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश जैन साहब आपका, अवनीश सक्सेना जी आपका भी, और अनिल बुलचंदानी जी आपका भी। इंडिया हेड पर आप तमाम लोग जुड़े और अपनी बात आपने रखी। तो देखिए, इस पूरी चर्चा में सवाल तो आखिर यही बनता है कि देवदूत, जो धरती के देवदूत हैं, वो आखिरकार क्यों हत्यारे ठहराए जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जहां पर धरती के जो भगवान है वो मुश्किलों में है, मुश्किल हालातों में है, और लगातार उन पर ही सवाल उठ रहे हैं, उनको ही घेरा जा रहा है, और हत्या के प्रयास जैसी गंभीर FIR भी उनको ही झेलनी पड़ रही है। अब इस पूरे मामले में किस तरह लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन FIR तो दर्ज हो चुकी है और डॉक्टर्स अड़े हुए हैं FIR वापस लेने के लिए। लगातार यही मांग की जा रही है कि एक बार फिर से 16 सितंबर से आंदोलन किया जाएगा, और जब तक ये FIR वापस नहीं हो जाती है तब तक डॉक्टर्स की हड़ताल जारी रहेगी। लेकिन वहीं हम दूसरा पक्ष अगर देखें तो हमारी संवेदनाएं उस बच्ची के पिता के साथ भी हैं। उन्होंने अपनी बच्ची खोई है, लेकिन संवेदना की बात यह भी है कि हमारे लिए अपनी जान जोखिम में लगा देने वाले धरती के भगवान आखिर कब तक कटघरे में खड़े किए जाएंगे और कब तक आखिर इस तरह की FIR वो झेलते रहेंगे। फिलहाल सवाल तो बनता है इतना ही, लेकिन इंडिया हेड पर लगातार ताज़ा तरीन दुनिया की खबरें देखने के लिए इंडिया हेड पर बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।